दोस्तों, जब प्रकृति साथ देती है तो सब कुछ मन माफिक होने लगता है, और जब प्रकृति यानी नियति रूठ जाती है, साथ नहीं देती, तो फिर बना बनाया खेल बिगड़ने लगता है। अब मोदी जी को देखिए, मोदी जी ने बड़ी मुश्किल से लालू की गोद से नीतीश को छीना था, अपने साथ नीतीश को मिलाया था, अपने साथ जोड़ा था। और तब मोदी जी की सोच थी कि नीतीश के आने से बिहार में बीजेपी को नंबर मिलेंगे लोकसभा के लिए, और साथ ही साथ नीतीश जैसा पारखी तजुर्बेकार सियासतदान उनको प्रधानमंत्री के लिए चैलेंज नहीं करेगा। अब देखा जाए तो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी, एक जबरदस्त रणनीति थी मोदी और अमित शाह की नीतीश को लेकर। लेकिन आज ऐसे लगता है कि ना सिर्फ मुल्क के हालात खराब हैं, बल्कि बिहार को लेकर, नीतीश को लेकर मोदी जी की रणनीति भी गड़बड़ा गई है, या यूं कहें कि किस्मत रूठ गई है। क्योंकि वही नीतीश जो उनके साथ चल रहे थे, आज बिहार में उन्होंने बीजेपी को डिच कर दिया है, छोड़ दिया है। और साथ ही साथ ऐसे हालात में जब मुल्क तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है, नीतीश प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हो गए एक चैलेंजर के तौर पर। अब ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, और आज विपक्ष के किसी नेता की ये हैसियत नहीं है कि वो इतना कुछ कह दे मोदी के लिए। लेकिन सिर्फ नीतीश नहीं कह रहे, भतीजा जो है, जी हां, भतीजे तेजस्वी, वो भी तस्दीक कर रहे हैं नीतीश के इस बयान की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया, इसमें सच्चाई है। दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2024 के फाइनल के लिए नीतीश अब एक चैलेंजर के तौर पर मोदी के सामने खड़े हो गए हैं, और इसीलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है, और एक नई धारा उन्होंने बिहार से शुरू करी है जो दिल्ली की तरफ रुख कर सकती है। और एक ऐसे वक्त पर जब महंगाई है, जब बेरोजगारी है, जब चीन हमारी छाती पर खड़ा है और मोदी जी की जुबान खोल नहीं रही चीन के मामले में, और भी समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, हालात को लेकर, ईडी सीबीआई को लेकर, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, कहीं ना कहीं लोग अब महसूस करने लगे हैं कि ये कुछ तानाशाह टाइप की सरकार है, और जिसे दो लोग चला रहे हैं, और जिन दो लोगों के पीछे दो उद्योगपति खड़े हैं। एक इस तरह का मैसेज अब लोग समझने लगे। और ऐसे वक्त पर, ऐसे मुश्किल वक्त पर मोदी के सामने नीतीश खड़े हो गए, और एक ऐसे वक्त पर जब महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और झारखंड से लेकर दिल्ली, हर जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, या उन्हें जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। एक ऐसे वक्त पर जब विपक्ष की कोई बड़ी आवाज नहीं है, कोई साख वाला नेता नहीं, कोई कद्दावर तजुर्बेकार नेता नहीं, ऐसे मौके पर नीतीश सामने आए एक बहुत बड़ा जोखिम उठाकर। और शायद इसीलिए धीरे धीरे जो विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो नीतीश के पीछे खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस भी उनके पीछे खड़ी हो रही है। यानी मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है 2024 का, और कहीं ना कहीं मोदी और शाह उनकी नींद उड़ी हुई है। और आज का जो एपिसोड है बहुत अहम है आपके लिए, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं, मैं कुछ खुलासे करने जा रहा हूं, वो जिनको छुपाया जा रहा है। लगातार गोदी मीडिया छुपा रही, जब से नीतीश कुमार ने चैलेंज दिया है, बीजेपी का साथ छोड़ा है, ऐसा लगता है कि अमित शाह और मोदी से कहीं ज्यादा तिलमिलाई गोदी मीडिया है। और गोदी मीडिया को लगने लगा है कि ये शख्स जो पटना से सामने आया है और दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, यही असली चैलेंजर है, और इससे निपटना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्यों मोदी और शाह की नींद उड़ी हुई है, वही मैं आप बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों, मोदी जी की घबराहट का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस हिंदी पट्टी में, जिस काउ बेल्ट में, जिस हिंदी हार्टलैंड में, आप यूं कह सकते हैं बिहार से लेकर राजस्थान तक, और अगर हम महाराष्ट्र का भी हिस्सा ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, हरियाणा ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, ये जो हिंदी पट्टी है,
जहां हिंदी बोली जाती है, जो बीजेपी का गढ़ रहा, जिसको मोदी ने 2019 में कैश किया, 2014 में कैश किया, यानी जो जमीन थी मोदी की, उस जमीन के नीचे से ऐसा लग रहा है कालीन खींचने जा रहे हैं नीतीश कुमार। और इसलिए मैं चाहूंगा सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए, और नक्शे से मैं कोशिश करूंगा आपको आसानी से सारी गणित समझाने की। और ये गणित आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी में मोदी का डर छुपा हुआ है। अब दोस्तों, अगर आप ये नक्शा देखेंगे तो आपको तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगी, और मोदी की जो रणनीति है वो भी आपको समझ में आएगी। और इस नक्शे में मैंने असम को हटा दिया है, माइनस कर दिया है, पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं है, इसमें उड़ीसा से कुछ सीटें बीजेपी को मिली थी, उड़ीसा का जिक्र नहीं है, कर्नाटक का जिक्र नहीं है, और गुजरात का भी जिक्र नहीं है। यानी गुजरात और बंगाल को मैंने दूर रखा है, और साउथ में कर्नाटक को भी हटा दिया। मैंने सिर्फ वो बेल्ट ली है, वो एरिया लिया है जहां हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, इसलिए महाराष्ट्र को मैं शामिल कर रहा हूं। और अगर आप ये पूरा चंक देखेंगे, गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, फोकस करके देखेंगे, तो आप देखेंगे सारा खेल मोदी ने इसी पट्टी पे खेला है। मिसाल के तौर पर इस पूरे बेल्ट में 273 सीटें हैं, 273, जी हाँ 273, पौने 300 सीट कह सकते हैं, और इसमें से 200 ले गए मोदी, 200 ले गए। और अगर आप देखें नक्शा तो बिहार में 40 में से 17, एक तरह से क्लीन स्वीप था। इस 17 में मैंने जेडीयू की सीटें 16 नहीं जोड़ी हैं, एक तरह से एक स्वीप है बिहार में। झारखंड में भी वही असर रहा, 14 में 11 ले गए, छत्तीसगढ़ में 9 ले गए, उत्तर प्रदेश में 80 में 62 ले गए, जिसमें मैंने 2 अपना दल की नहीं जोड़ी, और अभी जो रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी जीती है बाई इलेक्शन, वो नहीं जोड़ा है, 62। उत्तराखंड और हिमाचल का मैं बहुत जिक्र नहीं कर रहा, छोटे स्टेट हैं, लेकिन 9 की 9 सीटें 5 और 4 मोदी के खाते में गई हैं। हरियाणा में जहां कभी पार्टी थी नहीं, जहां सुषमा स्वराज को कहीं विदिशा से जाकर लड़ना पड़ता था, 10 आउट ऑफ 10। दिल्ली में केजरीवाल होने के बावजूद 7 सीटें मिली, 7 में से क्लीन स्वीप। राजस्थान में 25 में 24, मध्य प्रदेश में 29 में 28, महाराष्ट्र में 48 में 23, और 23 में मैं शिवसेना नहीं जोड़ा। तो कुल मिलाकर जो गणित है मोदी की, वो हिंदी हार्टलैंड है, और हिंदी हार्टलैंड ही थाती है। मोदी की यही ताकत है, और इसी ताकत पर उन्होंने गेम खेला 2019 का, उससे पहले 2014 का, और इसी जमीन पर नीतीश खड़े हो गए। अब दोस्तों, 2019 का जो चुनाव था उसमें मोदी को एक तरह से इस हिंदी हार्टलैंड में वॉकओवर मिल गया। वॉकओवर था उनके लिए, क्योंकि कोई चैलेंज करने वाला था ही नहीं, बिखरा हुआ विपक्ष था। और राहुल गांधी जो अमेठी हार गए थे, वो केरल पे फोकस कर रहे थे, और केरल से ही अंततः वो जीत कर आए। तो आप कह सकते हैं कि पूरा मैदान खाली पड़ा था, और कोई विरोध करने वाला कद्दावर नेता था ही नहीं। इसलिए ये एक तरह का केक वॉक आप इसे कह सकते हैं मोदी के लिए, जहां उन्होंने 200 सीटें जीतनी 273 में। यानी जो जीत का गणित था वो उसी हिंदी हार्टलैंड के स्टेट से निकल आया। लेकिन अब हिंदी बोलने वाला, 24 साल के तजुर्बे वाला, 8 बार का मुख्यमंत्री, समाजवादी और भाजपा की धारा से निकला हुआ, जिस पर आप देशद्रोह के इल्जाम नहीं लगा सकते, वो शख्स जिस पर आप परिवारवाद के आरोप नहीं लगा सकते, वो शख्स जिस पर आप दंगे कराने के आरोप नहीं लगा सकते, वो शख्स जिस पर आप माफियागिरी, अपराधीकरण का आरोप नहीं लगा सकते, और वो शख्स जिस पर आप ईडी और सीबीआई नहीं छोड़ सकते, नीतीश कुमार। अब इस नक्शे पर मैं आऊंगा, मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो नंबर गेम है उसको नीतीश कहीं ना कहीं काटते चले जाएंगे, उस पर मैं आऊंगा, उस बड़ी बात पर। लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप किसी से भी आज बात करें तो वो स्वीकार करता है कि हाँ, देश में महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। लेकिन वो सवाल करता है वोटर कि भैया अगर मोदी को वोट ना दें तो फिर किसको? मोदी नहीं तो फिर कौन? क्या राहुल गांधी को वोट दें? इस तरह की बातें आती। तो पहली बात, ये जो सवाल है, मोदी नहीं तो फिर कौन, फिर किसको, वो तस्वीर सामने आ गई है।
नीतीश कुमार, मोदी नहीं तो नीतीश। और दूसरा सवाल है कि मोदी के सामने जो भी खड़ा होता है, अगर राहुल गांधी खड़े होते हैं तो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, या अखिलेश खड़े होते हैं तो हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, और उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले कुछ नीतीश के प्लस और माइनस पॉइंट्स देख लें, वो प्लस पॉइंट्स जिसको लेकर ही सबसे ज्यादा बेचैनी है गुजरात लॉबी में। और मोदी जी को लगता है कि इस बार जो मुकाबला होगा वो वाकई तगड़ा होगा, वाकई कट्टर का होगा, टक्कर का होगा। क्यों लगता है, मैं बता रहा हूं आपको। अब दोस्तों, अगर ये हम चार्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, नीतीश कुमार की पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो है, एक उम्मीदवार के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पे, जो प्लस और माइनस पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो आज जिसका फायदा मोदी जी उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, जिसे हम ऑनेस्टी कहते हैं, उसमें कमतर नहीं है मोदी से, बल्कि मैं कहूँगा जाता है। अगर आप अंबानी अडानी को ले आइए तो आपको नीतीश कुमार मोदी से ज़्यादा ईमानदार दिखने लगेंगे, क्योंकि उनका जो पूरी राजनीतिक यात्रा है उसमें कोई कॉरपोरेट क्रोनी कैपिटलिस्ट नहीं आया, उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगे, उन्होंने किसी के जहाज किराए पे नहीं लिए, और उन्होंने किसी को 2 रुपए में ज़मीन नहीं दी। बहुत से मामले हैं। ऑनेस्टी। दूसरी चीज़ डिलीवरी। बिहार जैसा राज्य जहाँ पर तमाम माफिया थे, जहाँ पर तमाम सेनाएं थीं, वहाँ पर जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट पर, जिस तरह से शहाबुद्दीन से लेकर तस्लीमुद्दीन और मुन्नन शुक्ला से लेकर तमाम माफिया ख़त्म किए, और एक नई नीतियाँ बनाई जहाँ पर उन्हें सुशासन बाबू कहा गया। ऐसे ही नहीं कहा गया। आप इसमें ये पिछले 2-3 साल ना देखिए जो टर्बुलेंट हैं, जहाँ उनको फंसाया गया डबल इंजन के नाम पे, उससे पहले का अगर दौर देखेंगे तो नीतीश कुमार ने डिलीवरी दी है। अब यहाँ पर एक माइनस पॉइंट, कॉरपोरेट लॉबी। कॉरपोरेट लॉबी दरअसल नीतीश के साथ नहीं है, चाहे वो आप कह सकते हैं गौतम अडानी साहब हों या मुकेश अंबानी हों या बाकी जो बड़े उद्योगपति हैं, वो उनके साथ नहीं है। उसकी वजह है कि बिहार उतनी तरह इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं। ये एक आप कह सकते हैं कि एक माइनस पॉइंट उनका रहेगा। नेशनलिस्ट, और ये भी एक सवाल के घेरे में हमेशा घेरा जाता है। कभी अखिलेश को घेर लेते हैं, कभी लालू को घेर लेते हैं, कभी राहुल गांधी को घेर लेते हैं, इस तरह कभी ममता को घेर लेते हैं, कभी केटीआर को घेर लेते हैं, तुष्टीकरण का आरोप लगा देते हैं, कभी कभी देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं। ये आरोप नीतीश कुमार पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो अटल अडवाणी की धारा से निकलकर उनके साथ यूनियन मिनिस्टर, उनके कैबिनेट में रह के मोदी के भी साथ रहे। आप यूं कह सकते हैं कि उन्हीं के बीच से एक आदमी निकला है और सामने खड़ा हो गया है। ये आरोप नहीं चलेंगे। एक और जो माइनस पॉइंट आप कह सकते हैं वो है इंटर स्टेट बेस, कि उनका जो एक पैन इंडियन है, क्योंकि जनता दल बिहार तक सीमित है, या तो आप कह सकते हैं झारखंड तक या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, वो जो एक पैन इंडिया अपील है, मुझे लगता है कि इन 1.5 सालों में अगर नीतीश ने ठीक तरह से अपने कैंपेन को किया तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मोदी को भी 2013 से पहले देश पूरी तरह उनसे परिचित नहीं था, कम से कम जो रिमोट एरियाज हैं। इसी तरह से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इमेज, ना परिवारवाद का आरोप है। उनके बेटे के बारे में कोई जानता नहीं है कि उनका बेटा पॉलिटिक्स में क्या करता है। ये उनका एक बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट है नीतीश कुमार का। और बिहार में रहते हुए किसी घोटाले में नहीं फंसना, किसी विवाद में नहीं फंसना, संयम बरतना और चुपचाप काम करना, और अपनी चेहरे को, अपनी तस्वीरों को नहीं बेचते। वो कैमरे के आगे खड़े नहीं होते, लेंस उनकी कमजोरी नहीं है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और फिर इंजीनियर की डिग्री है, डिग्री पे कभी सवाल नहीं, मेधावी छात्र थे, मेधावी इंजीनियर थे। तो ये जो पर्सनालिटी है, इस पर्सनालिटी के पीछे जो उनका भाषण, उनका ओजस्वी एक आप कह सकते हैं पूरा का पूरा एक ऑरा जो है, मोदी से इसी से डर रहे हैं, इसी ऑरे से डर रहे हैं कि जब ये सामने निकलेगा और आएगा तो फिर क्या होगा। तो पहले सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया कि मोदी के आगे कौन, तो मैंने बता दिया ये साहब हैं 8 बार के मुख्यमंत्री। एक और सवाल, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण,
और ध्रुवीकरण पे अगर आप देखें, कुछ तस्वीरें देखें, जैसे मोदी वर्सेस राहुल जब होता है तो ध्रुवीकरण आसान हो जाता है। वो जो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है उनको बरगलाया जा सकता है राहुल के कुछ बयान दिखा के, कुछ वक्तव्य दिखा के, क्योंकि राहुल की जो पॉलिटिक्स है वो सेंटर लेफ्ट है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि अखिलेश सेंटर लेफ्ट है। और इसलिए अखिलेश के खिलाफ भी एक ध्रुवीकरण आसानी से हो सकता है, जो योगी जो काम करते हैं, जिसके लिए योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इसका नतीजा भी आपको सामने मिला। उत्तर प्रदेश में मैदान था, लेकिन ध्रुवीकरण इतना ज़बरदस्त हुआ, कम्युनल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कि जहाँ पर अखिलेश 3 गुना बढ़े तो, लेकिन अगर 5 गुना बढ़ते तो सरकार उनकी होती। लेकिन यही ध्रुवीकरण मायावती के साथ नहीं चलता है। मायावती आज बहुत कमज़ोर हैं, उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ध्रुवीकरण की जब बात आती है तो वो थोड़ा सा सेंटर राइट है। और ये जो सेंटर राइट है, ये जो पोजीशनिंग है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग सेंटर राइट, यही पॉलिटिकल पोजीशनिंग नीतीश की है। और इस पर मुस्लिम्स को ऐतराज कतई नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मोदी से लड़ना है तो थोड़ा सा सेंटर राइट होना पड़ेगा। और ये लीवरेज मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज़ उनको दिल खोल के देंगे, जैसे कि उद्धव ठाकरे को दिया है, क्योंकि टारगेट है इस तानाशाही व्यवस्था से उभरना। तो ये प्लस पॉइंट है सेंटर राइट पॉलिटिक्स, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम चलेगा नहीं। तो मैंने आपके 2 सवालों का जवाब दिया। पहला कि मोदी के आगे कौन, वो आपको बता दिया मैंने, और मैंने ये भी बता दिया कि जब हिंदू मुस्लिम होगा तो फिर क्या होगा, हिंदी हार्टलैंड में। अब दोस्तों ये नक्शा एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, इसलिए दिखा रहा हूं कि मैंने 2 पॉइंट्स के आपको जवाब दिए, 2 सवालों के जवाब दिए, और मुझे लगता था कि उन सवालों के जवाब देने के बाद मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं कि नीतीश एक चैलेंजर के तौर पर क्यों उभर रहे हैं और क्यों हिंदी हार्टलैंड की गणित पर वो असर डालेंगे, जहां बीजेपी छक के जीतती है। अगर आप ये पूरे ग्राफिक्स को देखेंगे, जैसे बिहार है 40 सीटें हैं, झारखंड 14 सीटें हैं, यूपी 80 सीटें हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो 273 सीटें हैं, वो आखिर क्या वजह है कि नीतीश यहाँ पर खेल करेंगे। अब दोस्तों नीतीश का जो टारगेट है, वो टारगेट आपको लग रहा होगा कि इस 273 में से 150 नहीं, वो चाहते हैं कि अगर इस 200 में से उन्होंने 50 सीट भी कम कर दी, इस 200 में, ये जो हिंदी हार्टलैंड है, इसमें अगर 50 सीट्स भी कम हुई या बीजेपी स्लाइड करी तो खेल बिगड़ जाएगा। और ये मैं खेल समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ये भी खेल मैं आपको समझाऊंगा पूरी तरह से कि जब 50 सीटें कम होंगी तो फिर मोदी जी का क्या होगा। जब 272 से वो नीचे आ जाएंगे 240 पर, 245 पर, फिर क्या होगा, बीजेपी के अंदर क्या होगा, फिर ममता क्या करेंगे, नवीन पटनायक क्या करेंगे, फिर ये जो रूप दिखेगा आपको शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, उस पर मैं बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि वो भी बहुत डिसाइसिव है। लेकिन मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि फिलहाल जिस तरह की रणनीति वो बनाना चाहते हैं, उनका टारगेट है कि मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड में जो उनकी थाती है, जो उनका आप कह सकते हैं जहां जीत का सेहरा उनको मिलता है, जहां वो वॉकओवर कर जाते हैं क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, यहां पर नीतीश सबसे बड़ी चोट करने जा रहे हैं। और जहां तक साउथ का ताल्लुक है, साउथ पर मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, कमजोर स्थिति है, कुछ हाथ नहीं लगता बीजेपी को वहां पर। तो जो बैटल ग्राउंड है वो हिंदी हार्टलैंड है, काउ बेल्ट है। और मैंने कुछ तस्वीर को आज साफ करने की कोशिश करी, ये तस्वीर अभी और साफ होगी आपके लिए, वक्त आने दीजिए। अब दोस्तों नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात करी है, सीताराम येचुरी जो उनके मित्र हैं, लेफ्ट के नेता हैं, एक संपर्क सूत्र की तरह काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नवीन पटनायक से लेके केटीआर से लेके स्टालिन से लेके सब लोग साथ आएँ, ममता बनर्जी भी साथ आएँ, और आने वाले दिनों में इस पर मीटिंग्स होंगी। और कहीं ना कहीं सबसे पहले नीतीश कुमार चाहेंगे ये जो ईडी और सीबीआई और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, वो उस पर वार करना चाहते हैं। और नीतीश जैसा ईमानदार आदमी ये बात कर सकता है। और वो ये भी कोशिश करेंगे कि जो आरजेडी है, आरजेडी को भी थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं, कम से कम 1.5 साल। और मुझे लगता है तेजस्वी एक उभरते हुए नेता हैं, अपने दम पर उन्होंने 79 सीट्स
बिहार में हासिल किया है, मोदी को पटकनी दी है। आज उनके पास बीजेपी से ज़्यादा सीटें तेजस्वी के साथ। तेजस्वी ये बातें समझते हैं और जिस तरह से आज उन्होंने पैर छुए नीतीश के, एक संदेश दिया है कि हम आपका एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, जो आप कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि टारगेट मैंने कहा 2024 से। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर दिल्ली दरबार में हड़कंप क्यों मचा है, क्यों खलबली मची है और समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। कैच टू सिचुएशन है, बड़ी अजीब स्थिति है, न खाते बन रहा है, न उखलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और इस स्थिति में नीतीश कुमार ने गुजरात लॉबी को लाकर खड़ा कर दिया। ये तो अभी शुरुआत है, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।